चलिए अब हम अपने टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या बात किया था, ये थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें सबसे पहले हम लोग ने रिप्रोडक्शन देखा। रिप्रोडक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट सिमिलर टू इटसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट टॉपिक देखा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। इसमें हम लोग ने कुछ और टॉपिक्स या स्टेटमेंट देखी जो कि पढ़ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हम लोग ने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस देखा। उसमें हम लोग ने 4 पॉइंट लगाया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, एसेक्सुअल में सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है, सेक्सुअल में माइटोटिक प्लस मियोसिस दोनों होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है और उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग होता है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर एकदम आइडेंटिकल होता है, जिसको कि क्लोन भी बोलते हैं, और वही सेक्सुअल में आइडेंटिकल नहीं होता है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ना शुरू किए, उसमें हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर्स देखा। फिर उसके बाद एसेक्सुअल के टाइप्स पे हम लोग, तो पहला टाइप हम लोग ने पढ़ा था फिजन। फिजन में हम लोग ने बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन पढ़ा था। बाइनरी फिजन में हम लोग ने पढ़ा था कि एक पेरेंट बॉडी टूट करके 2 इंडिविजुअल बनाता है। जैसे लेट सपोज दैट कि अगर ये कोई पेरेंट बॉडी है तो ये बीच से ऐसे टूट जाएगा और टूटने के बाद 2 अलग इंडिविजुअल बना लेगा बाइनरी फिजन में। इसमें एक चीज और है कि फिजन होने के बाद पेरेंट बॉडी डिसअपियर्स हो जाता है। ये कैसे हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे कि पेरेंट बॉडी टूट करके 2 इंडिविजुअल बना लिया, उसके बाद पेरेंट बॉडी तो गायब हो गया, वही स्टेटमेंट है। उसके बाद फिर हम लोग ने मल्टीपल फिजन पढ़ा। उसके बारे में हम लोग ने देखा कि अमीबा भी मल्टीपल फिजन कर सकता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अब हमारा नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है बडिंग। तो बडिंग हम लोग 8, 9, 10 क्लास हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और 12 में भी हम लोग का सेम वही चीज है, कुछ नया नहीं है। बडिंग मतलब होता है कि पेरेंट बॉडी से कुछ एक्सटर्नल आउटग्रोथ हो जाता है और जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है पूरी तरह से, वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम स्मॉल प्रोजेक्शन known as bud arising from the parent body। parent body से ही वो arise होता है। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, स्काइफा हो गया। तो हम लोग ने 10 क्लास में ईस्ट और हाइड्रा पढ़ा था। ईस्ट प्लांट होता है, हाइड्रा एनिमल होता है। स्काइफा हम लोग के लिए नया एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि ये ईस्ट है, तो ये इसका जो पेरेंटल बॉडी है यहाँ से कुछ नया आउट ग्रोथ हो जाएगा इस तरह से छोटा सा, और धीरे धीरे ये मैच्योर हो जाएगा, इसका अपना न्यूक्लियस आ जाएगा, अपना वैक्यूल आ जाएगा, और जैसे ही ये मैच्योर हो जाएगा तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और नया इंडिविजुअल बन जाएगा। वही होता है बडिंग। अब बडिंग में एक नया चीज है एक्सेप्शन। हम लोग ने यहाँ बनाया है कि पेरेंट बॉडी के बाहर बर्ड बन रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट बॉडी के अंदर भी बर्ड बन जाता है। ऐसे हम लोग लिखते हैं गेम्यूल्स, गेम्यूल्स उसको बोलते हैं, GEMMULES। अगर बॉडी के बाहर आउटग्रोथ हो रहा है तो उसको बर्ड बोलेंगे, और बॉडी के अंदर अगर आउटग्रोथ हो रहा है तो उसको हम लोग गेम्यूल्स बोलेंगे। गेम्यूल का आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि राउंड स्ट्रक्चर है, आउटर कवरिंग, उसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा बर्ड्स है। तो अंदर बॉडी के अंदर जो बर्ड होगा उसको हम लोग गेम्यूल्स बोलेंगे। इसका हम लोग एग्जांपल देखें तो स्पॉन्ज हो सकता है, इसका एग्जांपल स्पॉन्ज। और क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? इसका एग्जांपल हो सकता है आपको स्पॉन्जिला। स्पॉन्ज के अंदर ही आता है स्पॉन्जिला। तो आई होप कि आपको बर्डिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ हमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, जो हम लोग ने 9, 10 क्लास से पढ़ते आ रहा है वही इसमें 12 में भी पढ़ना है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। एसेक्सुअल का थर्ड टाइप क्या है? स्पोरुलेशन, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है।
वो बाहर आकर के अगर किसी चीज पे लैंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं ब्रेड बाउल के अंदर जो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, वो मैच्योर होने के बाद स्पोरेंजिया बर्स्ट कर जाता है और फिर वो वापस स्पोर ब्रेड पे ही लैंड कर जाता है और जहां वो लैंड करता है वहां नया ब्रेड माउंट बन जाता है। उसी तरह से स्पोर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब हम लोग जान रहे हैं सबसे छोटा चीज, यानी स्पोर फॉर्मेशन में सबसे छोटा चीज जो है जिससे कि इनिशियली स्टार्ट होगा स्पोरुलेशन, वो है रिप्रोडक्टिव यूनिट। कौन? स्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट, जो कि क्या जर्मिनेट होकर के न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। तो स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है, ये हम लोग समझ गए हैं कि स्पोर का फॉर्मेशन होना और उससे बाद फिर नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना, उसी को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो कुछ कैटेगरी है, जैसे कि जू स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कॉनिडिया। तो इसका एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास, गैम्यूल्स और स्पॉन्जेस है। लेकिन इसमें हम लोग को क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि जू स्पोर में क्या होता है स्पेसिफिक फीचर कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसको याद कैसे रखें कि जूस्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सॉरी यहाँ ई होगा फ्लैजिला। जूस्पोर में कैसे हम लोग याद रखें कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है? जैसे अगर मान लीजिए कि एग्जांपल है क्लैमाइडोमोनास, ठीक है, यही लेते हैं। जैसे ये क्लैमाइडोमोनास है तो यहाँ से इसका इस तरह से फ्लैजिला निकला हुआ होगा। फ्लैजिला जहां भी होता है इसका मतलब क्या होगा कि मूवमेंट होगा, मूव करेगा। जैसे ह्यूमंस का लेग होता है उसी तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म का सीलिया और फ्लैजिला होता है। तो जहां फ्लैजिला प्रेजेंट होगा वहां मूवमेंट होगा। और जनरली मूव कौन करता है? एनिमल मूव करता है, प्लांट तो मूव करेगा नहीं। और एनिमल को हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? जू में स्टोर करते हैं। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि फ्लैजिला जू स्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्पोरेंजियोस्पोर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी स्पोर होगा, जैसे कोई मान लीजिए कि ये स्पोर है, ढेर सारा स्पोर फॉर्मेशन हुआ बॉडी के अंदर, तो ये एक कवरिंग के अंदर बंद रहेगा इस तरह से। तो यानी क्या होगा? स्पोर्स आर कवर्ड। अगर स्पोर किसी कवरिंग के अंदर बंद है, कवर है, तो उसको हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट कोनिडिया, अगर कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, स्पोर डायरेक्ट बाहर में वो फिजिकली टचेबल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोनिडिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है तो इसका स्पोर कुछ इस तरह से बाहर में निकला हुआ होगा, इस तरह से वो किसी बॉडी के अंदर या कवरिंग के अंदर नहीं रहेगा, इस तरह से बाहर एक्सपोज रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं स्पोर्स आर कवर्ड, स्पोर्स आर नॉट कवर्ड। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्पॉन्जेस। तो इसमें बेसिकली हम लोग को याद क्या रखना है? इसमें हम लोग को याद रखना है कि जू स्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजियोस्पोर का स्पोर जो है वो कवर के अंदर बंद होता है, और कोनिडिया में स्पोर्स बॉडी के बाहर एक्सपोज होता है। क्वेश्चन इसमें यही से आते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट अपने टाइप्स के ऊपर बढ़ते हैं, रीजनरेशन। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एसेक्सुअल टाइप के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है रीजनरेशन। रीजनरेशन से आप लोग क्या समझते हैं? रीजनरेशन मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये बॉडी है और यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो गया इस तरह से, और हर एक पार्ट इसका नया इंडिविजुअल के रूप में फॉर्मेशन हो गया, ये पूरा पार्ट, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। जैसे कि ले लीजिए अगर ये वाला पार्ट, तो अगर ये वाला पार्ट यहाँ से इस तरह से ऐसे टूट करके अलग हो गया मेन पार्ट, तो इसमें क्या होगा कि बाकी जितना भी बचा हुआ पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट अपने आप फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से और एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। अब इसमें दो टॉपिक आता है, मोर्फोलैक्सिस और एपिमॉर्फोसिस। ये जनरली सारे बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में नहीं दिया होता है, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ के लिए भी। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे घर में एक छिपकली होता है, तो अगर मान लीजिए कि ये एक छिपकली है, लेट सपोज कि ये एक छिपकली है,
और अगर इसका टेल यहां से कट गया तो टेल कटने के बाद क्या होगा, इस तरह से टेल अलग हो जाएगा और इस तरह से बॉडी, बचा हुआ बॉडी अलग हो जाएगा ऐसे। अब अगर इस स्मॉल फ्रैगमेंट से पूरा बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, सिर्फ इस स्मॉल फ्रैगमेंट, कटा हुआ स्मॉल फ्रैगमेंट से बाकी सारा बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, तो वो हमारा मॉर्फोलैक्सिस के कैटेगरी में आएगा। और अगर पूरा बड़ा वाला इंडिविजुअल में से छोटा सा पार्ट कटा हुआ रीजनरेट हो गया, वापस से बन गया, तो वो मेरा एपीमॉर्फोसिस में आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको दोनों में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। मॉर्फोलैक्सिस का डेफिनेशन क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल from small fragment of body। अगर बॉडी के स्मॉल फ्रैगमेंट में से पूरा बॉडी अगर वापस से रीजनरेट हो गया तो वो मॉर्फोलैक्सिस के कैटेगरी में आएगा। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हो सकता है स्टारफिश, हाइड्रा, प्लेनेरिया। लिख लेते हैं स्टारफिश, हाइड्रा, प्लानेरिया। जैसे अगर हम लोग स्टारफिश का एग्जांपल लेते हैं तो ऐसे मान लीजिए कि ये स्टारफिश है, इस तरह से स्टारफिश है। अगर मान लीजिए कि इसका इतना छोटा सा पार्ट अगर कट हो गया तो इस छोटे वाले पार्ट से भी, इस छोटे वाले कट पार्ट से भी इसका पूरा बॉडी का फॉर्मेशन इस तरह से हो सकता है। इसलिए हम लोग इसको मॉर्फोलैक्सिस के कैटेगरी में रखे हैं। और एपीमॉर्फोसिस यानी कि बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म, बड़ा वाला जो बॉडी पार्ट है उसमें से छोटा हुआ कट पार्ट वाला पोर्शन वापस से रीजनरेट हो जाए, छोटा वाला, तो उसको हम लोग एपीमॉर्फोसिस बोलेंगे। तो इसका हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी का लॉस्ट पार्ट जो हो चुका है उसका रिप्लेसमेंट होना। इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि हमारे घर में जितने भी वॉल लिजर्ड होते हैं, जो कि हमारे दीवार पे ऐसे चिपके हुए होते हैं, जैसे छिपकली हो गया, उसको हम लोग एपीमॉर्फोसिस के कैटेगरी में रखेंगे, वॉल लिजर्ड। अब एक इंफॉर्मेशन और है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे बॉडी में भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, जो ऐसा ऑर्गन है जो कि रीजनरेट करता है। क्या आप लोग बता सकते हैं वो कौन ऑर्गन है? हम लोग ने 10th क्लास में भी ये चीज पढ़ रखा है, बहुत लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं कि ह्यूमन बॉडी में भी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रीजनरेट करता है। वो कौन सा ऑर्गन है? लीवर। यानी कि लीवर को हम लोग इस तरह से, लीवर होता है, अगर इसको हम लोग यहाँ से काट दें तो वापस से ये अपना कटा हुआ पार्ट रीजनरेट, खुद से लॉस्ट पार्ट जनरेट कर लेता है। अगर इसको हम लोग देखें तो ये आप लोग बता सकते हैं किस कैटेगरी में आएगा, मॉर्फोलैक्सिस या एपीमॉर्फोसिस? तो आंसर होगा एपीमॉर्फोसिस। यानी कि ये छोटा हुआ कटा हुआ पार्ट वापस रीजनरेट होगा, इस कटा हुआ पार्ट से पूरा बॉडी रीजनरेट नहीं होगा, तो इसको हम लोग एपीमॉर्फोसिस के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट एसेक्सुअल टाइप के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ये लास्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो नया ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, ये हम लोग देखते हैं। जैसे बर्डिंग में हम लोग देखा कि बर्ड से नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, और हम लोग ने क्या देखा कि स्पोरुलेशन में क्या होता है, स्पोर से नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स से नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स क्या होता है ये मैं बताता हूं। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स।
वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स जो है वो प्लांट का ही एक पार्ट होता है। जैसे अगर ले मान लीजिए कि ये लीफ है इस तरह से, तो बहुत सारे आप ब्रायोफाइलम में बहुत सारे लीव्स में आप लोग ऑब्जर्व भी करते होंगे रियल लाइफ में, इसका जो नोड होता है यहाँ पर क्या होता है कि एक छोटा सा लीफ का फॉर्मेशन हो जाता है ऐसे, इस तरह से। तो यही वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स हुआ। अगर हम लोग इसको काट करके रूट के साथ अगर सॉइल में प्लांट करेंगे तो वहां से नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स जरूरी नहीं कि लीफी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, बट फ्लावर नहीं होता है, क्योंकि फ्लावर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स में ये सारे एग्जांपल्स आते हैं। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का टाइप्स क्या क्या होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी दो सब डिवीजन है। देखिए फर्स्ट वन इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, पोटैटो और जिंजर भी हो सकता है। पोटैटो में हम लोग देखते हैं कि पोटैटो, जैसे ये पोटैटो है तो इसका छोटा छोटा सा होल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें बहुत ही छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, जिसको कि हम लोग जनरल लैंग्वेज में आई भी बोलते हैं, आई ऑफ पोटैटो। अगर उसको निकाल करके हम लोग सॉइल में प्लांट करें तो पोटैटो का नया प्लांट जनरेट हो जाएगा, नेचुरल। अब नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है ये देखते हैं। आर्टिफिशियल में भी हम लोग देखें तो तीन सब डिवीजन है। द फर्स्ट वन इज कटिंग, सेकेंड इज लेयरिंग, ये सब हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। कटिंग का मतलब क्या होता है, लेट सपोज कि कोई प्लांट है उसका हम लोग स्टेम कट करते हैं, जैसे रोज प्लांट, उसका हम लोग जो रियल प्लांट है पेरेंट प्लांट, उसमें से हम लोग कुछ ब्रांच को कट करके और उसको सॉइल में प्लांट करते हैं, तो उससे फिर नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाता है, रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यानी क्या हुआ कि हम लोग स्टेम को कट करके और नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किए, तो उसको हम लोग कटिंग के कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट वन इज, अच्छा कटिंग का हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें तो कटिंग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रोज हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट वन लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब अब हम लोग क्या समझते हैं ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सॉइल है, सॉइल का लेयर, यहां से अगर मान लीजिए कोई प्लांट इस तरह से निकला हुआ है ऐसे, और यहां से अगर मान लीजिए कोई ब्रांच निकला तो इसमें भी लीव्स का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। तो धीरे धीरे ये ब्रांच क्या होगा, हैवी होता जाएगा, और जैसे ही ये ज्यादा हैवी हो जाएगा, लोड अगर ये मेंटेन नहीं कर पाएगा तो ये यहां से इस तरह से ऐसे झुक जाएगा, ये वाला ब्रांच इस तरह से ऐसे झुक जाएगा, और जैसे ही ये यहाँ सॉइल में टच करेगा यहाँ से नया रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से एक नया प्लांट निकल जाएगा, और फिर उसके बाद ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा। तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट बन गया। तो इसको हम लोग लेयरिंग बोलते हैं। इस तरह से ब्रांच का सॉइल में आकर के हेवी होने के कारण सट जाना, जिसकी वजह से नया रूट और स्टेम का प्रोडक्शन हो जाना। इसका हम लोग एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हो सकता है ब्लूबेरी, एंड द नेक्स्ट वन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है इसको हम लोग अब देखते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम लोग हाइब्रिड प्लांट का या हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, प्लांट नंबर 1, और ये कोई प्लांट है, प्लांट नंबर 2, इस तरह से इसका शूट है, स्टेम है, ठीक है। अब ये मेरे पास प्लांट है, ये मेरे पास प्लांट नहीं है, तो मेरा जो ये प्लांट है ओरिजिनल प्लांट, इसका कुछ प्रॉपर्टी तो चलिए सही है, सही लग रहा है,
लेकिन हमको इस प्लांट का कुछ कुछ प्रॉपर्टी इस प्लांट में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस प्लांट को हम लोग इस तरह से डायगोनली कट करेंगे, इस प्लांट को भी हम लोग इस तरह से डायगोनली कट करेंगे, और इस वाला प्लांट का इतना सा पार्ट हम लोग यहाँ पर ला करके ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद हम लोग इस तरह से थ्रेड से बांध देंगे। तो उसके बाद जो नया यहाँ से जो प्लांट का ग्रोथ होगा उसमें इस प्लांट का भी प्रॉपर्टी आ जाएगा। जैसे कि बहुत लोग फ्लावर्स का कलर चेंज करने के लिए हाइब्रिड प्लांट का ग्रोथ करते हैं। इसका हम लोग एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हो सकता है मैंगो। जैसे मैंगो तो इकोनॉमिकली बहुत ही मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट, इसीलिए मैंगो को बढ़िया मैंगो बनाना है, क्योंकि हम लोग को इसको सेल करना होता है मार्केट में, इसलिए हम लोग को बढ़िया क्वालिटी का मैंगो ग्रो करना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। पुराना जो प्लांट है उसका प्रॉपर्टी लाके नया प्लांट में डाला जाता है, ताकि नया जो प्लांट का प्रॉपर्टी हो वो डिग्रेड ना हो, पुराने जैसा ही रहे और उसका इकोनॉमिकल वैल्यू बना रहे। तो अब हम लोग ने यहाँ तक सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है। अब बुक्स में कुछ एक दो पॉइंट्स दिया रहता है, उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे डिटेल में कि उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए अब हमारे बुक्स में कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं, जिसको कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कोई भी चीज छूटे नहीं। वाटर हायासिंथ, आपको बहुत ही कोने में एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा वाटर हायासिंथ। तो वाटर हायासिंथ होता क्या है, सबसे पहले देखिए इसको बोलते क्या है। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर का मतलब हम लोग समझ रहे हैं डरावना, और इसको डरावना क्यों बोलते हैं ये चीज समझते हैं। ये एक क्या है, एक्वेटिक प्लांट है वाटर हायासिंथ, which drains out oxygen from water। ये क्या करता है कि पानी में से जितना भी ऑक्सीजन अमाउंट डिसॉल्व होता है उसको वो निकाल करके बाहर फेंक देता है, जिससे क्या होता है, लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। जिससे कि क्या होता है कि मछलियां मरने लगती हैं। अब पानी में ऑक्सीजन होगा नहीं तो फिश ब्रीथ कैसे करेगी। तो इसलिए हम लोग वाटर ऑफ टेरर ऑफ बंगाल वाटर हायासिंथ को बोलते हैं। अब यहाँ 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये आपको जनरली नोटबुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरोमॉर्फिज्म, बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप लोग यहाँ पर टेरर के स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा, मैंने पहले ई की जगह ओ लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 3 वर्ड्स है, इसको देखते हैं। जीरोमॉर्फिज्म, बहुत सारे ऐसे भी ह्यूमन होते हैं जो कि हम लोग उनको जनरली देखेंगे तो हम लोग उनको उनका एज हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 70 to 80 ईयर्स, लेकिन एक्चुअली हम लोग उनका एज अगर जानेंगे तो वो 40 to 50 ईयर्स होता है। यानी कि क्या हुआ कि वो अपने रियल एज से ज्यादा ओल्ड दिख रहा है, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे जीरोमॉर्फिज्म के केस में, उसको हम लोग जीरोमॉर्फिज्म कहते हैं। लुक ओल्डर देन द रियल एज से ज्यादा ओल्डर दिखता है। नेक्स्ट वर्ड मैक्रोबायोसिस, इसका मतलब क्या होता है, लॉन्गिटिविटी, मतलब कितना लंबा किसी इंसान का या एनिमल का या प्लांट का लाइफ स्पैन है, उसको हम लोग मैक्रोबायोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नियोजेनेसिस, रीजेनरेशन को ही एक और वर्ड में नियोजेनेसिस बोलते हैं। तो आप लोग इस 3 वर्ड को बढ़िया से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले वर्ड नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कभी आपको जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूं। गिव 5 टाइप्स ऑफ, और नेम कर देते हैं, नेम 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपग्यूस।
आप लोग ये आंसर देखिएगा और बुक अपना पढ़िएगा, और अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि आप लोग ने बुक को बढ़िया से पढ़ लिया, क्योंकि ये आपको बहुत इंटरनली पढ़ने पर ये क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग ने यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ से आगे और बढ़ेंगे और उसको और डिटेल में देखेंगे। अगर आप लोग इसका आंसर सही से देंगे तो मैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में 5 से 10 मिनट में दे दूंगा। टिल देन आप लोग बढ़िया से रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए।